हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम सीखने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेंटेंस जिसे बनाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। तो इस लेसन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं तब करते हैं जब हम कभी किसी चीज की कल्पना करते हैं जो भूतकाल में हो सकती थी लेकिन नहीं हुई। मिशन अंग्रेजी बोल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन दबाएं। इस वीडियो को लाइक और अपने मोबाइल में सेव सभी कॉन्टेक्ट्स को शेयर करके अपने शुभ चिंतकों को इंग्लिश सीखने के आसान और सही तरीके में मदद करें। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी मदद ले सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि काश अगर मैं नैनीताल में होता तो मैं वहां पर घूम रहा होता। तो जब कभी भी आप कल्पना करते हैं पास्ट के बारे में जो कि नहीं हुई है, ऐसे वाक्यों के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे वाक्यों में हम ज़्यादातर केसेस में दो सेंटेंसेस का साथ में हम इस्तेमाल करते हैं। आइए समझते हैं कि इन वाक्यों को इंग्लिश भाषा में कैसे अनुवाद करें, यानी कैसे ट्रांसलेट करें। अगर हमारा वाक्य है काश अगर मैं अंग्रेजी भाषा जानता तो मैं अच्छा स्पीकर बन जाता। इस वाक्य को हम पहले दो भागों में डिवाइड करेंगे। काश अगर मैं अंग्रेजी भाषा जानता, ये एक है, और दूसरा सेंटेंस है तो मैं अच्छा स्पीकर बन जाता। इस वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए नियम कहता है कि सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं इफ का, इसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता, इसके बाद हम मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट और फिर से दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट, फिर यहां पर हम यूज करते हैं वुड और फिर यूज किया जाता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। यहां पे आपने इस्तेमाल किया सेकेंड फॉर्म और आप यहां पे इस्तेमाल करेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और लास्ट में लिखेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। आइए ट्रांसलेशन करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले इफ, तो आप लिखेंगे इफ, फिर हम लिखेंगे यहां सब्जेक्ट, मैं, यहां पर जो सब्जेक्ट है वो है मैं, तो आप लिखेंगे आई, और इसके बाद आप यहां पे लिखेंगे मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का। यहां पे काम क्या हो रहा है, जानना, और जानने की इंग्लिश होती है नो, और नो का सेकेंड फॉर्म होता है न्यू, तो आप लिखेंगे इफ आई न्यू, फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। इस वाक्य में जो कुछ भी बच गया वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट में आएगा। तो इफ आई न्यू इंग्लिश लैंग्वेज, इफ आई न्यू इंग्लिश लैंग्वेज, काश अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज जानता। इसके बाद हम आते हैं दूसरे वाले वाक्य में। दूसरे वाले वाक्य में सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट का, यहां पे सब्जेक्ट है आई। यहां पर तो की इंग्लिश देन का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। फिर हम आगे चलते हैं, आप लिखेंगे आई, फिर यहां पर आप लिखेंगे वुड, और इसके बाद आप लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। यहां पर काम हो रहा है बनना, और बनने की इंग्लिश होती है बिकम, तो आप लिखेंगे आई वुड बिकम, फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। जो कुछ भी बचेगा उसे हम ऑब्जेक्ट में लिखते हैं, तो आप लिखेंगे आई वुड बिकम अ गुड स्पीकर। तो हमारा वाक्य हो जाएगा इफ आई न्यू इंग्लिश लैंग्वेज, काश अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज जानता, आई वुड बिकम अ गुड स्पीकर, तो मैं एक अच्छा स्पीकर बन जाता। इस वाक्य में हम कल्पना कर रहे हैं कि जो पास्ट में हो सकता था, जो नहीं हुआ। हम इस वाक्य को दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। आइए देखिए इसमें और कैसे वाक्य बन सकते हैं। अगर हमारा वाक्य है काश अगर उसके पास बाइक होती तो हम खूब घूमने जाते। इस वाक्य में आपको दो फ्रेजेस मिलेंगे, यानी दो सेंटेंसेस। काश अगर उसके पास बाइक होती, और दूसरा मिलेगा तो हम खूब घूमने जाते। अब देखिए यहां पर आप वही नियम इस्तेमाल करेंगे जो हमने यहां पर किया, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे इफ, तो आप लिखेंगे इफ,
इफ के बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, यहां पर सब्जेक्ट है उसके यानी कि ही, और फिर हम लिखेंगे मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। यहां पे मेन वर्ब क्या है? यहां पर मेन वर्ब है हैव, यानी कोई चीज आपके पास होना। तो कोई चीज हमारे पास होना, उसके लिए हम यूज करते हैं हैव का, और हैव का सेकेंड फॉर्म होता है हैड। तो आप लिखेंगे इफ ही हैड, इफ ही हैड, और इसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट है जो बचेगा वो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो आप लिखेंगे इफ ही हैड अ बाइक, काश अगर उसके पास बाइक होती। और फिर हम दूसरे सेंटेंस में आएंगे जहां पे तो की इंग्लिश होती है देन, जिसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। और फिर नेक्स्ट आ जाता है सब्जेक्ट, जो हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं जो कि है वी, और फिर हम यूज करेंगे वुड। तो आप लिखेंगे वुड, वी वुड, और इसके बाद आएगा मेन वर्ब। यहाँ पे काम क्या हो रहा है? घूमने का। तो घूमने की इंग्लिश होती है ट्रेवल। तो आप लिखेंगे वी वुड ट्रेवल। यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया गया है ट्रेवल। तो वी वुड ट्रेवल अ लॉट। तो वाक्य हो जाएगा इफ ही हैड अ बाइक, काश अगर उसके पास बाइक होती, वी वुड ट्रेवल अ लॉट, तो हम खूब घूमने जाते। आते हैं तीसरे टाइप के सेंटेंसेस में। अगर हमारा वाक्य होता काश अगर वे स्टूडेंट होते तो वे कॉलेज में पढ़ते। इस वाक्य में फिर से देखिए आपको दो तरीके के सेंटेंसेस मिलेंगे। एक है काश अगर वे स्टूडेंट होते, और दूसरा सेंटेंस है तो वे कॉलेज में पढ़ते। फिर से हम इसमें वही रूल इस्तेमाल करेंगे जो यहां पर है, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे इफ, और इफ के बाद हम इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट। यहां पर सब्जेक्ट है दे, तो आप लिखेंगे इफ दे। अब दे के साथ हम यूज करेंगे मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का। यहां पर हम होने की इंग्लिश को इंग्लिश में कहते हैं बी, और बी का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो होता है वॉज वर, और बी का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसे कहा जाता है इज एंड आर, लेकिन सेकेंड फॉर्म को कहते हैं वॉज या वर। तो यहां पर आप वॉज या वर कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दे के साथ वॉज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और वर का भी। ये सिर्फ इसी तरह के वाक्यों में ही संभव है, बाकी जगह नहीं। तो यहां पर लिखेंगे इफ दे वर, क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म है बी का। बी का मतलब होना, तो दे वर, और फिर हम लिखेंगे इफ दे वर स्टूडेंट्स, काश अगर वो स्टूडेंट्स होते। यहां पे तो की इंग्लिश देन नहीं लिखी जाएगी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर आगे चलते हैं, फिर हम लिखेंगे दे, सब्जेक्ट है दे, और फिर हम लिखेंगे वुड, और फिर यहां पे लिखेंगे पढ़ने की इंग्लिश। पढ़ने की इंग्लिश हो जाएगा स्टडी, और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो होगा कॉलेज। तो आप लिखेंगे एट कॉलेज। हम कॉलेज से पहले एट का इस्तेमाल करते हैं। तो वाक्य हो जाएगा इफ दे वर स्टूडेंट्स, काश अगर वे स्टूडेंट्स होते, दे वुड स्टडी एट कॉलेज, तो वे कॉलेज में पढ़ते। तो हमने तीन तरीके के सेंटेंसेस बनाए हैं। यहां पर हम मेन वर्ब को चेंज कर रहे हैं। इफ आई न्यू इंग्लिश, काश अगर मैं इंग्लिश जानता तो मैं अच्छा स्पीकर होता। यहां पर हम कुछ अपने पास होने की बात कर रहे हैं, जैसे काश अगर उसके पास बाइक होती, इफ ही हैड अ बाइक। काश अगर मेरे पास एरोप्लेन होता, तो मैं लिखूंगा इफ आई हैड एन एरोप्लेन। यहां पर हम कह सकते हैं काश अगर मैं नॉटी होता, इफ आई वॉज अ नॉटी। और आप ये भी कह सकते हैं इफ आई वर अ नॉटी। तो यहां पे कुछ भी यूज किया जा सकता है, वॉज भी और वर भी। ये सारे वाक्य जो हैं वो कहलाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक वाक्य। अगर इन्हीं वाक्यों को आपको नेगेटिव बनाना है तो आप इसमें नहीं जोड़ देंगे। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। अगर हमारा वाक्य है काश अगर मैं अंग्रेजी भाषा नहीं जानता, अगर यहां पर हो जाता नहीं जानता, तो हो जाता तो मैं अच्छा स्पीकर नहीं बन पाता या नहीं बन जाता।
काश अगर मैं अंग्रेजी भाषा नहीं जानता तो मैं अच्छा स्पीकर नहीं बन पाता। यहां पे आप लिख सकते हैं नहीं बन पाता। अब देखिए ये सेंटेंस है एक नेगेटिव सेंटेंस। आइए समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएं। आपको क्या यूज करना है, सबसे पहले आप लिखेंगे इफ के बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट आई, लेकिन अब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, तो आप यहाँ पर सेकंड फॉर्म नहीं लिखेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे डिड नॉट। तो यहाँ पर वाक्य में आ जाएगा इफ आई डिड नॉट, और ये न्यू जो कि सेकंड फॉर्म है उसकी जगह हम लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे लिखेंगे आप इफ आई डिड नॉट नो इंग्लिश, काश अगर मैं इंग्लिश नहीं जानता, तो आप लिखेंगे आई वुड। अब देखिए यहां पर नहीं आ गया है, तो इस नहीं का इस्तेमाल आप वुड यानी जो एक मॉडल वर्ब है इसके बाद करेंगे। तो आप लिखेंगे आई वुड नॉट, और बाकी सारी चीजें वैसे ही लिखी जाएंगी। आई वुड नॉट, फिर आप लिखेंगे बिकम अ गुड स्पीकर। आपने यहां पर डिड नॉट का इस्तेमाल किया है और यहां पे आपने नॉट का यूज किया है, और इस नो को आपने फर्स्ट फॉर्म लिखा है जो कि पहले सेकंड फॉर्म में था। यही वाक्य अगर आप इंटरोगेटिव में बनाना चाहते हैं यानी प्रश्नवाचक में, जैसे अगर वाक्य होता काश अगर मैं अंग्रेजी भाषा जानता तो मैं अच्छा स्पीकर बन जाता, तो आप कह सकते हैं काश अगर मैं अंग्रेजी भाषा जानता तो क्या मैं अच्छा स्पीकर बन पाता। अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। इस वाक्य को फिर से हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। काश अगर मैं अंग्रेजी भाषा जानता, और दूसरा हो जाएगा तो क्या मैं अच्छा स्पीकर बन पाता। अब ये जो वाक्य है ये इंटरोगेटिव है यानी प्रश्नवाचक। तो देखिए वाक्य कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इस वाक्य को हम बिल्कुल वैसे ही ट्रांसलेट कर लेंगे। तो हम लिखेंगे बिल्कुल ऊपर जैसा लिखा है, इफ आई न्यू इंग्लिश लैंग्वेज, न्यू इंग्लिश लैंग्वेज, काश अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज जानता। अब आप देखिए जब कभी भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इसका जो ट्रांसलेशन है वो ये है आई वुड। यहां पर जो आपका हेल्पिंग वर्ब है यानी वुड ये पहले आ जाता है और जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है वो बाद में आता है। बाकी सारी चीजें वैसे ही लिखी जाती हैं। तो इफ आई न्यू इंग्लिश लैंग्वेज, फिर आप लिखेंगे सो वुड आई बिकम अ गुड स्पीकर। देखिए यहां पर आपने क्या किया है, वुड आई बिकम, यानी ये दोनों जो चीजें हैं आपस में एक दूसरे की जगह ले ली, बाकी सारी चीजें सेम है। तो आपने लिखा वुड आई बिकम अ गुड स्पीकर, तो क्या मैं एक अच्छा स्पीकर बन जाता। अगर आपका वाक्य होता काश अगर मैं अंग्रेजी भाषा जानता तो मैं अच्छा स्पीकर कैसे बन जाता। अगर कैसे आता तो कैसे की इंग्लिश आप लिखेंगे हाउ। तो वाक्य हो जाता इफ आई न्यू इंग्लिश लैंग्वेज हाउ वुड आई बिकम अ गुड स्पीकर। तो मैं एक अच्छा स्पीकर कैसे बन जाता, कहां बन जाता, वेयर वुड आई बिकम अ गुड स्पीकर। अगर आप चाहें इस वाक्य को ऐसे भी लिख सकते हैं, हाउ वुड आई बिकम अ गुड स्पीकर। देखिए ये पूरे के पूरे वाक्य को हमने आगे लिया है।
हाउ वुड आई बिकम अ गुड स्पीकर, फिर हम इस वाले वाक्य को आखिरी में लिखेंगे यानी लास्ट में। तो ये लास्ट में आ जाएगा, तो आप लिखेंगे हाउ वुड आई बिकम अ गुड स्पीकर इफ आई न्यू इंग्लिश लैंग्वेज, इफ आई न्यू इंग्लिश लैंग्वेज। हाउ वुड आई बिकम ए गुड स्पीकर, मैं अच्छा स्पीकर कैसे बन जाता इफ आई न्यू इंग्लिश लैंग्वेज, अगर मुझे इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से आती। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बी पैशनेट, बी कॉन्फिडेंट एंड बी इंस्पायर्ड। बाय बाय। मिशन अंग्रेजी बोल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन दबाएं। इस वीडियो को लाइक और अपने मोबाइल में सेव सभी कॉन्टेक्ट्स को शेयर करके अपने शुभ चिंतकों को इंग्लिश सीखने के आसान और सही तरीके में मदद करें। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी मदद ले सकते हैं।